स्वर्णिम भारत कल मौर्य वंश के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को पराजित करके एक के बाद एक मौर्य वंश की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। उसके बाद अपने पुत्र बिंदुसार को शासक सत्ता सौंपकर एक के बाद एक 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक एक के बाद एक बिंदुसार का अध्ययन किया था। आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अशोक। महत्वपूर्ण शासक मौर्य वंश का अशोक महान, सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। पिता की इच्छा, बिंदुसार की इच्छा के विपरीत जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि अशोक अपने पिता के इच्छा के विपरीत शासक बना। सिंहली अनुश्रुति से पता चलता है कि उसने अपने भाइयों की हत्या करके शासन प्राप्त किया। अशोक का शासन काल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक का है। पिता की इच्छा के विपरीत वह शासक बना। पिता की इच्छा के विपरीत शासक बनता, विपरीत शासक बना, शासक बना। पिता नहीं चाहता था, बिंदुसार नहीं चाहता था कि अशोक शासक बने, लेकिन अशोक ने एक के बाद एक शासन सत्ता स्थापित की और विशाल साम्राज्य का और महान शासक हुआ भारतीय इतिहास का। अशोक जब शासक बनता है तो उसे अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ता है, तो उन संघर्ष में एक लंबा समय निकल जाता है। तो अशोक का शासनकाल तो ये माना जाता है 273 से 232। अगर क्वेश्चन आता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक तो 269 ईस्वी पूर्व में, 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक और शासन काल में 4 वर्ष का अंतर है। इसमें उसने सत्ता संघर्ष में, भाइयों के साथ संघर्ष में, अंततः वह 269 में भारत का मगध का शासक बन जाता है। और एक के बाद एक अशोक ने अपने कई उपाधियां धारण की है जो महत्वपूर्ण है। अशोक को अभिलेखों में अशोक के नाम से कम और उनकी उपाधियों के नाम से ज़्यादा मिलते हैं। तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपाधियों में 2 उपाधियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक तो देवानाम पिये, देवानाम पिये पिये, और दूसरा देवानाम पियदसी, पियदशी, देवानाम पियदशी। ये 2 उपाधियाँ सर्वाधिक उपयोग में ली गई है अशोक के लिए। अशोक ने कौन सी 2 उपाधियाँ धारण की? देवानाम पियदसी, देवताओं की तरह प्रिय दिखने वाला, देवताओं का प्रिय, और देवानाम पियदशी यानी देवताओं की तरह प्रिय दिखने वाला मनोहर आकृति का मुख आकृति। 2, अशोक का नाम बहुत सारे अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक भी मिलता है। अशोक का नाम अशोक भी मिलता है। अशोक का मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, ठीक है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख है। उन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अशोक का नाम अशोक, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक लिखा मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, उससे पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक ही था। ठीक है। अशोक शासक बनने के बाद अशोक ने
अपने राज्याभिषेक के बाद कई कार्य किए, ठीक है। उनमें 7वें वर्ष, अगर अशोक के निजी जीवन की अगर बात करते हैं तो अशोक का एक पुत्र और पुत्री जो महत्वपूर्ण है, पुत्र और पुत्री, ठीक है। पुत्र का नाम महेंद्र, ठीक है, और पुत्री संघमित्रा, ठीक है। जो आगे हम पढ़ेंगे तो पता रहेगा कि ये भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब श्रीलंका के शासक ने अशोक को आमंत्रित किया तो अशोक स्वयं वहाँ नहीं गया, उसने अपने पुत्र को भेजा था, ठीक है। वहाँ से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, ठीक है, 7वें वर्ष उसने कश्मीर और खोतान को विजित किया, कश्मीर विजय किया, ठीक है, 7वें वर्ष। और वहाँ पर श्रीनगर जो आज नगर है वो कश्मीर अशोक ने बसाया था, श्रीनगर। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण या कलिंग विजय, कलिंग को जीता उसने, ठीक है। ये घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी में, तो 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग को विजित किया। कलिंग उड़ीसा वाला प्रदेश था। जब उसने कलिंग को विजित किया तो कलिंग का शासक कौन था? हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उस तत्कालीन समय में वहाँ का शासक नंदराज, वहाँ का शासक था, नंदराज को पराजित किया। कलिंग विजय के बाद भयंकर युद्ध हुआ वहाँ पर और इसमें 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग मारे जाते हैं। 1.5 लाख को बंदी बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है। इतना नरसंहार देखकर अशोक का हृदय है, मन है, परिवर्तित हो जाता है। और इस कलिंग विजय के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष जो युद्ध का रणभेरी होती है, भेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष की नीति को अनुसरण किया। धम्म घोष यानी युद्ध की नीति सर्वदा त्याग दी। क्यों? क्योंकि जब 1 लाख लोग मरे उसने देखे तो उसका मन द्रवित होना स्वाभाविक था। लेकिन ये जो जब उसका मन द्रवित किस कारण हुआ कि एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त ने उसे इस नरसंहार के बारे में बताया और उसने पश्चाताप किस प्रकार से किया जा सकता है कि सदा के लिए आप युद्ध की नीति को त्याग दें। तो एक के बाद उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? पढ़ा था कल, जैन धर्म का। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। तो इससे पूर्व अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो अशोक फिर पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो वह शिव का उपासक था, शैव धर्म का अनुयायी था।
इससे पूर्व वह शिव का उपासक था, शैव धर्म का संबंधित था। ठीक है। राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है जिसमें, उसमें उल्लेख आता है कि अशोक है वह शिव का उपासक था, तो शैव था। तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर, युद्ध के स्थान पर उसने धम्म घोष की नीति का अनुसरण किया। अब उसने धम्म के लिए कार्य किया। अब उसने धम्म यात्राएं शुरू की। जो पहले विहार यात्राएं होती थी उनके स्थान पर उसने धम्म यात्राएं प्रारंभ की। विहार यात्राओं में राजा महाराजा लोग अपने दल बल के साथ जंगलों में, वनों में जाते थे, वहाँ प्राणियों को, जानवरों का शिकार करते थे, उनमें वो बड़े आनंदित होते थे। लेकिन अशोक उपगुप्त के प्रभाव में आने के बाद अशोक ने हृदय परिवर्तित हो गया। उसने इस प्रकार से कि विहार यात्राएं, शिकार करना बंद कर दिया और वहाँ पर धम्म यात्राएं की। अशोक का धम्म क्या था, ये महत्वपूर्ण है। अशोक का धम्म क्या था? धम्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अशोक के धम्म की व्याख्या कीजिए कि अशोक का धम्म क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4-6 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक ने स्वयं धम्म की व्याख्या की है अपने लेखों में, अभिलेखों में। अशोक ने दूसरे और सातवें जो अभिलेख हैं उन स्तंभलेख में, अभिलेख में उन्होंने धम्म की परिभाषा दी है। उसने स्वयं से पूछा क्यों चु धमे अपा, और स्वयं खुद से ही पूछता है कि धम्म क्या है और खुद ही उत्तर देता है कि अपासिने बहु कयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे चे। यानी इसका अर्थ ये है कि धम्म जहाँ पाप नहीं है, अल्प पाप है, दया है लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति दया है, दानशीलता है, लोगों में दान करने की प्रवृत्ति है, जहां लोगों में सच्चरित्रता है, साधु जैसा व्यवहार है उनका। जब वो बोलते हैं तो बहुत मृदुता होती है, ऐसा लगता है एक बार और बोला जाए। तो वाणी में जहां मिठास है, मृदुता, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, लोगों में कल्याणकारी भावनाएं हो, जन कल्याण की भावनाएं हो, तो ऐसे जो कार्य हो जहाँ पाप नहीं हो, दया हो, दान हो, सच्चरित्रता हो, साधु जैसा व्यवहार हो, लोक कल्याणकारी हो, ठीक है ना, तो ऐसी निष्ठुरता नहीं हो, तो ऐसी स्थिति को धम्म कहा गया है। धम्म की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों प्रारंभ किया, ठीक है, या धम्म क्या है? तो सबसे पहला आंसर यह बनता है कि अशोक ने लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, अशोक ने लोगों में नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान के जिन आदर्शों का अशोक ने लोगों में नैतिक उत्थान के जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। धम्म कहा
गया। धम्म अशोक की उपलब्धियां अशोक के राजनीतिक या सैनिक अभियानों में नहीं, अशोक के महानता उसके धम्म में निहित है, जिसमें वह जनता के, विश्व के कल्याण की, प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है। अशोक ने अपने प्रथम अभिलेख में जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जीव हत्या पर प्रतिबंध, हत्या निषेध की। किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए भी, यज्ञ हवन आदि के लिए भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। एकमात्र विश्व का सम्राट जिसने अपने शासन काल में प्राणी मात्र, जीव मात्र की हत्या को निषिद्ध किया, सम्राट अशोक। आज भी हम देखें तो हमारे देश में गायें कट रही हैं और निकम्मे शासक बैठे हैं जो ये कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम गायें काट रहे हैं, वो काट रहे हैं। क्यों नहीं एक कानून बना दिया जाता कि जीव हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जाए। अशोक ने करके दिखाया, उसको लागू किया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक ने जीव हत्या पर प्रतिबंधित लगाया। उसके लिए किसी प्रकार धार्मिक आयोजन के लिए भी हत्याएं नहीं की जाएगी। ये अशोक का धम्म था। अशोक को धम्म सिर्फ उसने कानून ही नहीं बनाया, अशोक ने अपने शासन काल में एक के बाद एक अपने धम्म की क्रियान्विति भी की, और क्रियान्विति के लिए उसने कई प्रकार के पदाधिकारी भी नियुक्त किए, जिससे हमें उस समय के जानकारी मिलती है। सबसे पहले अशोक का धम्म के बाद उसने बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए, जो उनमें अधिकारियों में था धम्म महामात्र, ठीक है, उनके अधिकारियों में धम्म महामात्रों को नियुक्त किया। हर धम्म का जो नियम थे, आचरण था, लोग उनके अनुसार आचरण करते हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका अनुसार पता लगाने के लिए, लोगों में उन आचरणों को लागू करने के लिए सिर्फ कानून नहीं बनाया, लोगों को उनके प्रति जाकर लोगों से राय ली, बताया कि ये अच्छा सही क्या है, और उनको किसी कानून को उन पर थोपा नहीं, बल्कि उन लोगों को महसूस करवाया कि भाई ये कानून आपके लिए और आपको इन्हें अनुसरण करना है, और इससे करने से समाज का, आपका, सबका भला होना है। तो इस प्रकार से ये धम्म महामात्रों का कार्य होता था कि वो जाते जन कल्याणकारी कार्य लोगों के बीच में जाकर बताते, उनसे करते, लोगों की समस्याओं का समाधान करते। मात्र धम्म पदाधिकारियों का ही कार्य नहीं था, अशोक स्वयं धम्म यात्रा के लिए जाते थे, धम्म यात्रा के लिए, ठीक है, अशोक स्वयं धम्म यात्रा के लिए जाते, वो जनता के बीच में जाते थे। अशोक भारत का प्रथम शासक था जो अपनी जनता से प्रत्यक्ष संबंध रखता था। सम्राट अशोक जनता के बीच में जाते, उनकी समस्याओं का समाधान करते, अपने को जनता के साथ जोड़कर बताते थे। तो धम्म यात्रा के लिए जाते थे अशोक स्वयं। और धम्म यात्रा क्या थी? पहले शासक लोग क्या करते थे, विहार यात्राएं करते थे, शिकार वगैरह जंगलों में शिकार विकार के लिए जाते थे, वहां पर जानवरों का मारना करना, शिकार करना, ठीक है ना, उसको छोड़कर उन्होंने जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। उनके पास गए, श्रामणों को, ब्राह्मणों को दान दिया, लोगों की कठिनाइयों को दूर किया, उनके साथ जाकर रहे। अपनत्व का भाव जनता और प्रजा के बीच पिता पुत्र का संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक सम्राट अशोक। धम्म यात्रा है। धम्म यात्रा में अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ठीक है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहाँ गया? कपिल वस्तु की यात्रा की, ठीक है। और 20वें वर्ष धम्म यात्रा में उसने लुम्बिनी की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो
महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, और महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पर उन्होंने यात्रा करने के उपलक्ष्य में वहां पर रुमनदई अभिलेख है। रुमनदई अभिलेख महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सा अभिलेख, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रुमनदई अभिलेख महत्वपूर्ण है। अपने 20वें वर्ष की यात्रा में वह अशोक रुमनदई यानी लुम्बिनी यात्रा की थी, जिसकी जानकारी रुमनदई अभिलेख से पता चलती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले पूछा गया है परीक्षा में, फिर पूछा जा सकता है कि रुमनदई अभिलेख का महत्व बताइए। कि अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पर गए, धम्म यात्रा पर गए, और वहां जाकर उन्होंने जनता से प्रत्यक्ष संवाद किया। तो जनता ने बताया कि हमें एक के बाद एक हमारे यहाँ का कर अधिक है। तो उन्होंने वहां की जो कर व्यवस्था जो पहले 1/6 भाग थी उसको घटाकर, कर व्यवस्था 1/6 भाग से घटाकर कितनी कर दी, 1/8 भाग कर दी। ये इंपॉर्टेंट, किसका, रुमनदई अभिलेख का। रुमनदई अभिलेख का क्या महत्व है, रुमनदई अभिलेख का महत्व है कि अशोक ने, जब अशोक रुमनदई यानी लुम्बिनी की यात्रा पर गए तो वहां के जनता, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण वहां की जो कर व्यवस्था थी, जो 1/6 भाग लिया जाता था, उसे घटाकर 1/8 भाग कर दी गई। ये धम्म यात्राएं थी। तो अशोक धम्म यात्राओं के लिए भी गया। अशोक ने जो नैतिक उन्नति के लिए जो नियम चलाए, आदर्शों का जो प्रतिपादन किया, वो आदर्श समाज में, लोगों में, राजमहल में, पदाधिकारियों में प्रचलित है या नहीं, उसके लिए भी वह उनकी जानकारी के लिए अनुसंधान नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। अनुसंधान नामक पदाधिकारी हर 5वें वर्ष पदाधिकारियों को नियुक्त करता था कि शासन काल में उसके द्वारा जो प्रतिपादित धम्म है, लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, कारण ढूंढा जाए। साथ ही कहाँ धम्म का जो नियम है, उन नियमों को तोड़ा गया है, उसका पता लगाने के लिए, उनकी रिपोर्ट लेने के लिए जिन पदाधिकारियों को भेजा जाता था, वो राजयुक्त जो होते थे, उन्हें अनुसंधान के नाम से जाना जाता था। अशोक के बात करें तो अशोक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी धम्म ही है, जिससे उसे विश्व कल्याणकारी, विश्व का सम्राट बना दिया, और उसके विचारों को इतना महान बना दिया कि अशोक महान सम्राट, महान के नाम से जाने जाने लगे। अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख अशोक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत का महान सम्राट अशोक को जो अभिलेख है, उन अभिलेखों की प्रेरणा किससे मिली, पहला क्वेश्चन ये है। अशोक ने पहला शासक था जिसने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए और स्थान स्थान पर लगवाए। तो अभिलेखों की लिखने की, उत्कीर्ण करवाने की प्रेरणा अशोक को किससे मिली? अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा एक ईरान का शासक था, दारा। ईरान के शासक दारा से, ठीक है ना, ईरान के शासक दारा या डैरियस से, दारा से इसकी प्रेरणा मिली। अशोक के अभिलेखों से संबंधित दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है,
ठीक है, तो ध्यान रखना है अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में, ठीक है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में खरोष्ठी में और भारत वाले क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि में। महत्वपूर्ण, अशोक के अभिलेखों से ही हमें अशोक के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। अशोक महान शासक था, पूरे भारत में उसने अभिलेख लिखवाए, अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया, स्थान स्थान पर उसको लगवाया। इससे पता चलता है कि उस समय के अशोक के शासन काल में अभिलेख लिखवाए, तो इसका मतलब लोगों में साक्षरता थी, जब वो लोग स्थान पर रुकते थे और रुककर उनका अध्ययन करते थे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अशोक ने एक के बाद एक अभिलेख लिखवाए। अभिलेखों के साथ साथ सभी के लिए अशोक का एक बड़ा और क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने इन अभिलेखों का ही निर्माण नहीं करवाया। अशोक के निर्माण में अगर बात करें तो उन्होंने आजीविक संप्रदाय के लिए, किसके लिए? आजीविक संप्रदाय के लिए, आजीविक संप्रदाय के लिए गुहाओं का निर्माण करवाया, गुहाएं बनाई, ठीक है ना। बारबर की पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के लिए उन्होंने क्या किया? गुफाएं बनाई, और उन गुफाओं का क्या नाम है? सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी, ठीक है ना। ये अशोक द्वारा निर्मित बारबर की पहाड़ियों पर आजीविक संप्रदाय के लिए गुहाएं हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अशोक ने बारबर की पहाड़ी पर या आजीविक संप्रदाय के लिए कौन सी गुफाओं का निर्माण किया या कहाँ किया? तो बारबर की पहाड़ी पर किसके लिए? आजीविक संप्रदाय के लिए, ठीक है। तो ये गुफाओं का निर्माण भी करवाया अशोक ने। अशोक के बाद एक के बाद एक अशोक की नीति, धम्म की नीति, और अशोक के बाद कई शासक हुए, ठीक है ना, दशरथ, जलोक, ठीक है ना। अंतिम जो मौर्य शासक है उसके बारे में महत्वपूर्ण सवाल एक छोटा बनता है कि अशोक मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये ध्यान रखना, ये पुत्रादि, इनके बाद में बहुत सारे दशरथ, कुणाल, दशरथ, जलोक, और अंतिम मौर्य शासक था वह था वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ। ये अंतिम मौर्य शासक था। इसकी हत्या पुष्यमित्र, नाम तो पुष्यमित्र है, मित्र नहीं था, शत्रु था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी। हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की नींव रखी या स्थापना की। ये इसका सेनापति था, ठीक है। ये अंतिम मौर्य शासक क्या था? अंतिम मौर्य शासक। अंतिम मौर्य शासक कौन था? मौर्य शासक, तो अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ। तो इस प्रकार से अगर अपन मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे मौर्य वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। आज हमने अशोक का अध्ययन किया। तो अशोक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक का धम्म इम्पोर्टेंट है, अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण है, अशोक द्वारा जो निर्माण करवाया गया वो महत्वपूर्ण है, और छोटा क्वेश्चन रोमनदेही अभिलेख को ध्यान रखना है, ठीक है। और अशोक की उपाधि महत्वपूर्ण है, देवानाम पिय और देवानाम पियदसी। अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? गुजरा और मास्की और गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इस प्रकार हम देखें तो मौर्य वंश आज यहाँ तक, अंतिम वंश तक। कल हम मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास मौर्य प्रशासन की